संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने प्रारंभ किया कथा साहित्य और उपदेशात्मक पशु कथाएं। तो कथा साहित्य और उपदेशात्मक पशु कथाओं का विकास प्रारंभ हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कथा साहित्य का विवरण। ये कथा साहित्य और उपदेशात्मक पशु कथाओं का छठवां बिंदु है, कथा साहित्य का विवरण, जिसके अंतर्गत विभिन्न कथाएं, उनके कथाकार, उनका परिचय, समय, कृति, मूल्यांकन, ये सारा पढ़ने का विषय है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कथा साहित्य का विवरण के अंतर्गत ललित विस्तर नामक कथाओं की, जिनका समय ईसवी 70 के पूर्व का माना गया है। तब हम इनमें पढ़ेंगे इन ललित विस्तर का परिचय एवं समय, कृति और इसका मूल्यांकन। तो बात करें परिचय और समय की, तो जैसा कि हमें ज्ञात होना चाहिए कि ललित विस्तर बौद्ध त्रिपिटकों का अंतिम भाग है। किसका? बौद्ध त्रिपिटकों का अंतिम भाग है। इसके अलावा इसमें गौतम बुद्ध की अनेक कथाएं गद्य और पद्य दोनों में ही मिलती हैं। लिख सकते हैं गौतम बुद्ध की अनेक कथाएं गद्य और पद्य में मिलती हैं। आगे हम बात करें तो पद्य भाग गाथा छंद में है। पद्य भाग किसमें है? गाथा छंद। पद्य गाथा नामक छंद में है। पद्य का जो छंद है वो कौन सा है? गाथा छंद है। इसके अंत में महावैपुल्य और महायान सूत्रों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? महायान और महावैपुल्य। लिख सकते हैं महावैपुल्य और महायान। महावैपुल्य और महायान सूत्र इसके अंत में जोड़े गए हैं। सूत्र इसके अंत में जोड़े गए हैं। इसके अलावा इस ग्रंथ में गाथा छंद के लगभग 6000 श्लोक हैं। गाथा छंद के लगभग 6000
6000 श्लोक, जिनको 27 अध्यायों में, जिनको 27 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 6000 श्लोक और 27 अध्याय। तो हम कह सकते हैं कि इस ललित विस्तर नामक गाथा कथा में, ललित विस्तर नामक इन कथाओं में गाथा छंद के लगभग 6000 श्लोक हैं, जिन्हें 27 अध्यायों में बांटा गया है। यह 27 अध्याय हैं जिनके अंतर्गत 6000 लगभग श्लोक हैं। अध्यायों का प्रारंभ गद्य से हुआ, किंतु अंत में सूत्र या गाथा छंद का सारांश वर्णित किया गया। यानी कि छंद में प्रारंभ किससे हुआ? प्रारंभ गद्य से हुआ है। आरंभ गद्य से हुआ। किससे हुआ? गद्य से। लेकिन अंत में क्या आ गया? गाथा छंद आ गया, जिसके कारण गद्य का सारांश पदमय हो गया। या आगे हम कहें कि ललित विस्तर तिब्बती भाषा में, कौन सी भाषा में? तिब्बती भाषा में ईसा की 6वीं या 7वीं सदी में अनुवादित हो चुकी थी। या कहें कि ललित विस्तर का 6वीं या 7वीं शताब्दी में तिब्बती भाषा में रूपांतरण हुआ, तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। ललित विस्तर का कौन सी सदी? 6वीं या 7वीं? ईसा की 6वीं या 7वीं। या कह सकते हैं 7वीं। हो सकता है 6वीं का अंत होगा, 7वीं का प्रारंभ होगा। ईसा की 6वीं या 7वीं सदी में तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। इसमें हुआ तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। इसके अलावा तंगवंश समण दिवाकर का जो अनुवादित है ग्रंथ 620 ईस्वी और 904 के मध्य का मिलता है, जो कि गद्य में भारतीय बौद्ध भिक्षु अपनी धर्म रक्षा के लिए, भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने दूसरा, या कह सकते हैं कि भारतीय बौद्ध भिक्षु धर्म रक्षा का अनुदित दूसरा जो ग्रंथ है वो 265 से 311 ईस्वी लगभग का है। चीन देश के महाकोश से हमें ज्ञात हुआ कि चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने इसका अनुवाद, या चीन के बौद्ध भिक्षु जो थे उन्होंने इसका जो अनुवाद है वो 70 ईस्वी के आसपास किया था। किसने किया? चीन के बौद्ध भिक्षु ने। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने धर्म का उपदेश दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने। तो लिख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने
पाली भाषा में अपने धर्म का उपदेश दिया। इसके अलावा उस उपदेश को जैसा का तैसा या कहें ज्यों का त्यों रखने के लिए, ज्यों का त्यों रखने के लिए पाली शब्दों के स्थान पर उनके जो पर्यायवाची शब्द थे या पर्याय शब्द थे वो संस्कृत शब्द रखकर इस गाथा को रचा गया। विद्वानों का यह मत भी स्वीकार किया गया है कि बौद्धों की जो द्वितीय परिषद थी उसका जो समय है 300 और 400 के मध्य, वह भी इसका समय हो सकता है। अब हम बात करें ललित विस्तर कृति एवं मूल्यांकन, किस प्रकार की कृति है, किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तब हम देखते हैं कि अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है इस ललित विस्तर के आधार पर ही रचा गया है। इसका लिख सकते हैं कृति एवं मूल्यांकन। तो सबसे पहला अश्वघोष का बुद्ध चरित्र ललित विस्तर के आधार पर, किसके आधार पर है? ललित विस्तर के आधार पर है। ठीक है। दूसरा हम बात करें कि जो महात्मा गौतम या हम कहें कि गौतम बुद्ध का जन्म, उनकी बाल्यावस्था, उनकी युवा अवस्था और बोधि वृक्ष के नीचे धर्म साक्षात्कार होने का वर्णन भी हमें बुद्ध चरित्र में मिलता है। तो हम लिख सकते हैं या ललित विस्तर में भी मिला, तो लिखें कि इसमें किसके? गौतम बुद्ध के, किसके? गौतम बुद्ध के जन्म का इसमें गौतम बुद्ध का जन्म, बाल्यावस्था, गौतम बुद्ध का जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, युवा अवस्था और बोधि वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष के नीचे धर्म जो साक्षात्कार हुआ, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका वर्णन। धर्म साक्षात्कार गौतम बुद्ध का जन्म, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, बोधि वृक्ष के नीचे जाकर तप करना, तप के फलस्वरूप धर्म साक्षात्कार होना
इन सब का वर्णन है, धर्म साक्षात्कार का वर्णन मिलता है, यह किया गया है। आगे हम बात करें कि संस्कृत भाषा में इस प्रकार के पूर्ण वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है वो पहला ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में इस प्रकार का या इस तरह का पूर्ण वर्णन करने वाला यह पहला ग्रंथ है। लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा में इस तरह का वर्णन करने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। ललित विस्तार करने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। आगे हम बात करें कि सूत्र और अवदान ग्रंथों में बुद्ध द्वारा विरचित या बुद्ध घोष द्वारा विरचित पाली ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन ललित विस्तर की तरह कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें पूर्ण वर्णन मिलता हो। तब हम कह सकते हैं कि ललित विस्तर की कथाओं में असित की कथा, ललित विस्तर की कथाओं में कौन कौन सी कथाएं हमें मिलती हैं? असित की कथा, असित की कथा ये अध्याय 7 में मिलती है। बिंबसार की कथा, बिंबसार की कथा अध्याय नंबर 16, लिख दो यहां पे, अध्याय 7 में मिलती है। बिंबसार की कथा हमें अध्याय नंबर 16 में मिलती है। बुद्ध मार संवाद अध्याय 18, बुद्ध मार संवाद अध्याय 18 में मिलता है, अध्याय 18 में मिलता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है इसका, सारनाथ पर बुद्ध का उपदेश, सारनाथ के स्तंभ पर बुद्ध का उपदेश, सारनाथ पर बुद्ध का उपदेश। सारनाथ पर बुद्ध का उपदेश, ये महत्वपूर्ण कथा है इसकी। तब हम कह सकते हैं कि यह जो ललित विस्तर है अत्यंत प्राचीन है, और ये सब प्राचीन वर्णन, उपदेश गाथा छंद में है। किसमें है? गाथा छंद में है। इसमें निश्चित रूप से
अर्वाचीन जो विषय हैं वो अन्य छंदों में वर्णित हैं, लेकिन मुख्य रूप से मूल रूप से इसमें गाथा छंद ही हमें मिलता है। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे गुणाढ्यकृत बृहत कथा का समय, परिचय, गुणाढ्य का समय, उसका विकास, इन विषयों के बारे में। धन्यवाद।